हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द लाइसियम पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन द लाइसियम पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 69 बीपीएससी हमारा क्या है, 69 बीपीएससी जो हमारा प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए हम क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं। द लाइसियम आपको क्या दे रहा है? द लाइसियम आपको दे रहा है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स फ्री। तो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको फ्री मिल रहे हैं। और देखो, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी देख लें कि द लाइशियम जो आपका यूट्यूब चैनल है, ये आपको नेट जेआरएफ के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी भी कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर आप नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी को देख सकते हैं, वहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नेट जेआरएफ के लिए पढ़ सकते हैं। और आप द लाइशियम पर सिविल सर्विस के लिए पॉलिटिकल लेक्चर अलग है, पूरा मेरा डॉक्टर फैयाज हुसैन द्वारा मैंने अपने से बनाया है वो लेक्चर, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। और अभी हम जो चला रहे हैं वो 69 बीपीएससी जो आपका आने वाला है, ठीक आपका 70 डेज बाद, लगभग 70 दिन बाद आपका पेपर है। तो उन पेपर में उस पेपर में कैसे सफलता सुनिश्चित करें, उसके लिए द लाइशियम ने एक इनिशिएटिव किया है आप लोगों के लिए कि हम आपको उन चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस पर अभी 2 लेक्चर लेके हम चल रहे हैं। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन पॉलिटी का लेक्चर लेके चल रहा हूँ, और हमारे साथ जो दूसरे टीचर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर फ़िरोज़ आलम, इंजीनियर फ़िरोज़ आलम सर जो हैं, वो क्या लेके चल रहे हैं? वो आपके लिए बिहार स्पेशल लेके चल रहे हैं। और बिहार स्पेशल में उन्होंने क्या क्या पढ़ा दिया? उन्होंने इकोनॉमी पढ़ा दिया है, और बिहार स्पेशल का जियोग्राफी जो है वो पढ़ा दिया है। तो ऐसे ही जब हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स लेके आएंगे। जब वहाँ पर आपका बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर आपके बिहार करंट अफेयर्स है। तो ऐसे आपका सितंबर में जो पेपर होना है, पेपर होने तक जो है आपकी तैयारी कंप्लीटली और कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम कराने वाले हैं। और इसमें हमारा एक इनिशिएटिव और भी हम लोग शुरू करने वाले हैं कि एक टेस्ट सीरीज इसमें लॉन्च करेंगे हम, जिसमें कि बिहार ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी बिहार की पर्सपेक्टिव में ही उसके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। और हमने जो टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल रखा है, जो मॉडल रखा है, वो ऐसा रखा है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होंगे 150, आपके 150 जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन जो है कहीं से नकल किए नहीं होंगे। उसमें 75 क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे रहेंगे? प्रीवियस ईयर बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। हर पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। हर पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। तो इन 150 क्वेश्चन में से 75 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पीवाईक्यू रहेंगे। और जो 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्या क्वेश्चन मिलेंगे? न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हम लोग खुद बैठकर और हमारी कंटेंट की टीम जो है बैठकर तैयार करेगी। तो इसमें एक टेस्ट सीरीज भी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें टेस्ट सीरीज करनी है तो वो हमारे चैनल का जो नंबर है, आपका व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो कराते ही रहेंगे। तो द लाइशियम आपके लिए इनिशिएटिव लाया है, आप हमारे साथ जुड़िए। और अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियरी है, तो आप क्या करें? इसको हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करें? इसको आप शेयर भी करें। तो हम जो पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को समझ रहे थे, हम 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को समझ रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम बात किसकी करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा की, कि हमारा संविधान कैसे बना। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या समझा था? इससे पहले के लेक्चर में हमने समझा था बेसिक और साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? भारतीय संविधान की विशेषताएं हम समझ चुके हैं, विशेषताएं हम समझ चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इस पर 2 वीडियोज हैं जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। और देखो बच्चों, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो ये हमारा है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम की लिंक दी गई है। किसकी लिंक दी गई है? टेलीग्राम की लिंक दी गई है। आप उस टेलीग्राम की लिंक से सीधा हमारे टेलीग्राम, द लाइसियम टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 69 बीपीएससी के नाम से बना हुआ है। और उस पर आपको इन सभी वीडियोज की, जो हमारे वीडियोज हैं, इनमें जो पीडीएफ है, इसका ये जो हमारा स्लाइड जो बनी हुई है, ये जो स्लाइड्स है, इन स्लाइड्स की, इस नोट्स की आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो आप बाद में अगर आपको रिवीजन करने का मन कर रहा है तो आपका ये नोट्स भी हो जाएगा। और ये जो हम पीडीएफ आपको करा रहे हैं बिल्कुल फ्री है, ये एकदम क्या है, सब कुछ, सब कुछ फ्री है। और फ्री है, अब आप कहोगे सर फ्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? फ्री हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, आप बस उसको शेयर करिए, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो ऐसे फ्री कुछ नहीं होता है। देखो बेटा, इस दुनिया में, इस ज़माने में फ्री जैसा कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान फ्री कर रहा है और वो ये कहे कि हम बच्चों की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं जो ये हम लोग जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स आपको फ्री दे रहे हैं, इसका बस उद्देश्य एक ही है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान सभा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, आज का इस पहला टॉपिक क्या है? एवोल्यूशन ऑफ द आइडिया।
एवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड मेजर इवेंट्स, संविधान सभा के विचार और प्रमुख घटनाओं का कैसे विकास हुआ, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल जो आपके एग्जाम में आता है वो यही आता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो आंसर है कि इन 1934 आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय M.N. रॉय। 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार रखा था। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ये आपका यूपीएससी से लेकर 4th ग्रेड तक के एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है कि भारत में संविधान सभा के लिए सबसे पहली बात किसने रखी। तो सबसे पहले 1934 में 1934 में M.N. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, M.N. रॉय ने क्या किया, संविधान सभा की बात रखी। और देखो यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि इन 1935, ये 34 है, इन 1935 कांग्रेस पार्टी ने क्या, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को अपने अपने किसमें ऑफिशियली उन्होंने अपने गैजेट में उसको पब्लिश किया और ऑफिशियली संविधान सभा की मांग की। तो सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय ने बात की, सर्वप्रथम किसने बात की, M.N. रॉय ने बात की। बाद में 1934 में जो है कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से, बच्चों कैसे, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो सबसे पहले M.N. रॉय ने, बाद में इन्होंने। अब देखो पंडित नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने 1938 में कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा, 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कोटेशन ही आपसे पूछा जा सकता है, ये पूरा कोट ही आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोट किसने कहा कि भारत के संविधान को बनाने के लिए भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि वयस्क मताधिकार किस पर, एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित हो और बिना बाहरी हस्तक्षेप के हो, कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये बात किसने की, ये सेंटेंस किसने कहा, यह कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है। तो इसका आंसर क्या है, ये स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में कभी भी आ सकती हैं। ये कोटेशन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये बात किसने कही, कौन सी बात, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो थोड़ा समझो बात को यहाँ कि 1934 में, समझो यहाँ बात को कि 1934 में क्या, 1934 में M.N. रॉय ने मांग करी, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग करी, 1938 में जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। अभी तक जो मांग ये हो रही थी, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है कि अभी तक जो ये मांग हो रही थी वो मांग कौन कर रहा था, भारतीय कर रहे हैं, M.N. रॉय कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अब सबसे पहले 1940 में आकर, कब, 1940 में आकर जो है अगस्त ऑफर आया, और उस समय वायसराय कौन था भारत का, लॉर्ड लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव कब आया, अगस्त 1940 का प्रस्ताव जो है भारत आता है। तो अब सवाल यह है कि अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज ला रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव कौन लाया, अंग्रेज लाए, ध्यान से समझना है यार, अगस्त प्रस्ताव कौन ला रहे हैं, अंग्रेज ला रहे हैं। 1940 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ला रहे हैं। अब सवाल यह है कि 1940 में ऐसा क्या हो रहा है, कब, 1940 में ऐसा क्या हो रहा है कि अंग्रेज जो है अभी तक भारतीय जिस संविधान सभा की मांग कर रहे थे उस संविधान सभा के लिए राजी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम आपके लिए एक संविधान सभा बनाते हैं। 1934, 1935, 1938 अभी तक इन्होंने ये बात हमारी क्यों नहीं सुनी, आखिर 1940 में ऐसा क्या हो रहा है। देखो ये बातें तो पीटी वाली थी, ये बातें मेंस की हैं, ये बातें कहाँ की हैं,
मेंस में सवाल आपसे पूछ सकता है कि 1940 का अगस्त ऑफर जो कि लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया जाता है, उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या थे, बताइए। तो ये यही चीजें तो जो है वो पीटी और मेंस की हमें कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए क्या करती हैं, मजबूर करती हैं। अगर आप केवल ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे कि 1934, 1935, 1938, 1940, 1942, 1946, तो ये तो आपका फैक्ट्स हो गया और ये सब प्रीलिम्स वाला हो गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि 1934, 38 और 35 के बाद आखिर क्यों इन 1940, आखिर क्यों इन 1940 ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी सरकार जो है वो भारत में संविधान बनाने के लिए राजी हो जा रही है। तो देखो बच्चों, इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हो रहा है, 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेके 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला है, द्वितीय विश्व युद्ध चला है। 1939 में शुरू हुआ और मांग कब तक करी भारतीयों ने, 1938 तक करी। 1938 तक अंग्रेज बात सुन ही नहीं रहे हैं हमारी संविधान सभा की। जैसे ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और ब्रिटिश सरकार क्या कह देती है कि भारत की सरकार और भारत के लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध किसके किसके विरुद्ध लड़ा जा रहा था, एक तरफ जापान था, जापान था, एक तरफ क्या था, जर्मनी था, और एक तरफ क्या था, इटली था। जर्मनी का कौन था, हिटलर था। इटली का कौन था, मुसोलिनी था। और जापान की सरकार थी। एक तरफ ये तीन लोग थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन है आपका, ये सारे देश थे। तो ब्रिटेन ने जापान, जर्मनी और इटली के विरुद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा ब्रिटेन ने करी, तो उसी में ये भी कह दिया कि भारत चूंकि हमारा एक कॉलोनी है, एक उपनिवेश है, इसलिए भारत हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में इन देशों के विरुद्ध खड़ा हुआ है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी बेटा उस समय, उस समय थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि ये बिल्कुल बात गलत है, हम आपके साथ द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं है, ना तो हम इन देशों के साथ हैं और ना ही हम आपके साथ हैं, हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो देश थे, जापान है, इटली है, जर्मनी है, बहुत शक्तिशाली बन के उभरे थे, ब्रिटेन को हार का सामना करना पड़ रहा था। अतः ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता पाने के लिए, समझना, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की सहायता पाने के लिए ये घोषणा करनी पड़ी कि हम भारत में संविधान सभा बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव आने का उत्तरदायी कारण क्या था, कि अगस्त प्रस्ताव आने का उत्तरदायी कारण था द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, क्या, circumstances which were developed और emerged by the second world war। तो ये मेंस का पर्सपेक्टिव होता है, ये मेंस का एरिया होता है, मेंस का दृष्टिकोण होता है, ये मेंस की अप्रोच होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीटी और मेंस आपका अलग अलग चीजें हैं। पीटी मेंस जो है जैसे बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन, तो कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन यही होती है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां क्यों रखें कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध होने से, आप समझो बात को, कि द्वितीय विश्व युद्ध होने से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इसी वजह से 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया और कहा गया कि भारत की एक संविधान सभा बनेगी और भारत का वह संविधान सभा एक संविधान बनाएगी। उसके लिए लॉर्ड लिथगो ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग को बुलाया और ऐसे बैठा के उनसे बात करी कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। लेकिन इस पर जो है अगस्त प्रस्ताव पर चर्चा नहीं बन पाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको अपोज कर दिया, विरोध कर दिया, और इन्होंने कहा कि हम अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना गया, ठीक है। देखो फिर अंग्रेज बेचारे वही कर रहे हैं कि अब भारतीयों का समर्थन तो उन्हें चाहिए, भारतीयों का समर्थन चाहिए। 1942 में क्या ला रहे हैं, क्रिप्स मिशन ला रहे हैं। क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन आ रहा है, इस समय भी कौन है भारत का अध्यक्ष, वही है, लॉर्ड लिथगो है, ठीक है। क्रिप्स मिशन आ रहा है, क्रिप्स मिशन में भी क्या हो रहा है, 1942 की क्रिप्स मिशन में, इसमें भी हो रही है यही बात कि भारतीय जो है वो क्या, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाने की बात होनी चाहिए। अब क्रिप्स मिशन भी क्यों आ रहा है, क्योंकि 1942 तक आते आते ब्रिटेन जो है वो हारने लगती है, किन से, जापान से, फ्रांस से, सॉरी जापान से, जर्मनी से, इटली से, इसलिए क्रिप्स मिशन ला रहा है। लेकिन आते आते 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो है ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश क्राउन की पोजीशन
परिस्थिति और उनकी ताकत इतनी मजबूत नहीं रहती है कि दुनिया में वो क्या कर पाए, अपनी कॉलोनी को बनाकर रख सकें क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में, कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का बहुत अधिक पैसा खर्चा हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसलिए अब ब्रिटेन ने यह मान लिया कि हमें अपने कॉलोनी को, हमें अपनी कॉलोनीज को, हमें अपने उपनिवेशों को क्या करना होगा, खाली करना होगा। इसलिए बाद में मजबूरन उन्होंने 1946 में, 1946 में, वो भी 23 मार्च, याद रखना बेटा, 23 मार्च, 23 मार्च 23 मार्च 1946 को भारत में एक कैबिनेट मिशन आया। क्या आया, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य यही था कि भारत में कैसे निर्माण किया जाए एक संविधान सभा का, उस पर चर्चा करनी थी। कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो था 3 सदस्यीय था, ये सवाल ही पूछा जाता है आपसे। इसके चेयरमैन थे कौन, सर पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे, स्टुअर्ट क्रिप्स इसके मेंबर थे, और ए बी अलेक्जेंडर जो थे इसके मेंबर थे। 3 सदस्य था, पैथिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स में कैबिनेट मिशन भारत में आया। क्या आया, कैबिनेट मिशन भारत में आया, मंत्रिमंडलीय कमेटी थी ये। सर पैथिक लॉरेंस क्या थे, चेयरमैन थे, जो कि उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर थे। भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाया, मुस्लिम लीग को बुलाया और कहा कि हमारा ये प्रपोजल है, इस आधार पर भारत में एक संविधान सभा बननी चाहिए। तो मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अब इस बात पर लागू हो गए, कि इस बात पर एग्री हो गए, लागू नहीं, क्या हो गए, सहमत हो गए कि भारत में कैबिनेट मिशन के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा, याद रखना कि भारत की संविधान सभा का निर्माण किस कमिटी और किस मिशन के आधार पर हुआ था, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन। तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन के सिफारिशों पर भारत में संविधान सभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ, और कैबिनेट मिशन जो था कितना था, 3 सदस्यीय निकाय था, जो भारत में 23 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन ने कहा कि जुलाई, कब आई, ये मार्च में आए, और मार्च में इन्होंने चर्चा करी, पूरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन होंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या होंगे, चुनाव होंगे। इन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, और कहा कि जो चुनाव होंगे वो चुनाव के लिए सीटों को 3 आधारों पर बांटा गया, 3 ग्रुप्स में बांटा गया। ये सब याद रखना है आपको, 3 समूहों में बांटा गया। मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, सिखों के लिए सिख हैं, सिखों के लिए सिख, देखो मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, सिख के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, और अगली सीटें बनाई गई जनरल के लिए, जनरल सामान्य, मतलब कि मुस्लिम को छोड़कर और सिख को छोड़कर जो लोग थे वो जनरल के रूप में माने जाते थे। मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे रहा है, सिख सिख को वोट दे रहा है, बाकी लोग जो है वो सामान्य सीट पर वोट दे रहे हैं। और प्रत्येक समुदाय को क्या करना था, अपना एक प्रतिनिधि चुनना था। तो ये जो मेथड बनाया गया, ये जो तरीका बनाया गया भारत में संविधान सभा का, ये चुनाव का जो तरीका बनाया गया, ये चुनाव का जो तरीका भारत में बनाया गया, वो किसके आधार पर बनाया गया, वो बनाया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया। और जुलाई में, अगस्त में चुनाव की घोषणा हो गई, और कहा कि जो चुनाव होंगे वो 3 आधारों पर होंगे, उसमें मुस्लिम सीट रिजर्व होगी, सिखों की सीट रिजर्व होगी, और एक जनरल सीट होगी, ठीक है। अब देख लो कि चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद देखते हैं कि चुनाव किस आधार पर हो रहे हैं। संविधान सभा के आंकड़े क्या है चुनाव के, कि सीट्स वर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। एक सीट जो है 10 लाख की जनसंख्या पर चुनी गई, प्रत्येक सीट उनके संबंधित जनसंख्या के अनुपात, मतलब कि प्रति 10 लाख पर एक सीट दी गई। और जुलाई अगस्त में चुनाव संपन्न हो गए, और जो चुनाव कंप्लीट हुए तो टोटल मेंबर कितने चुन के आए संविधान सभा के, ये याद रखने वाली है, 389 मेंबर जो है वो आपके संविधान सभा में चुनकर आए। कहाँ से, पूरे भारत से चुनकर आए। और उनमें भी आपके जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनसे कितने मेंबर आए, 292 आए, देखो 296 ब्रिटिश प्रोविंस से आए, इसको 292 मान लेंगे, ठीक है। और 93 आपके प्रिंसली स्टेट से आए, और 4 कहाँ से आए, तो 292, 93 और 4, 3 2 5 4 9, 9 9 8 और 3 389, कुल कितने मेंबर, ये 292 मानना है इसको, 296 नहीं है, इन्होंने गलत लिखा है, टाइप में गलत हो गया, ठीक है। 292 सदस्य कहाँ से आए, ब्रिटिश प्रोविंस से आए, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए, 4 जो है चीफ कमिश्नरी से आए, 93 93 जो आए वो प्रिंसली स्टेट से आए। ये बात आपको, ये आंकड़ा आपको दिमाग में याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आंकड़ा आपके दिमाग में याद होना चाहिए।
समझे? इसको देखो फिर से समझा देता हूँ, इस वाली बात को फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, ताकि ये वाली बात आप ना भूलें। हल्का सा मैथमेटिक्स याद रखो, हल्का सा मैथमेटिक्स याद रखना पड़ेगा बच्चों मेरे, समझे? क्या करना पड़ेगा? हल्का सा मैथमेटिक्स याद रखो। कैसे? देखो, संविधान सभा के कुल मेंबर 389, कितने मेंबर आए संविधान में? 389 है। 292 292 मेंबर आए ब्रिटिश प्रोविंस से, 93 आए प्रिंसली स्टेट देसी रियासतों से, 4 आए कहाँ से? कमिश्नरी से। 4 3 7 8 9, ये 9 हो गए। 9 और 9 18 की 8 हासिल आई 1 और 389, कुल मेंबर 389 आए। तो यहाँ पर 2 कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना? 2 कर लेना, इतना टेंशन मत लेना, ठीक है? तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए जुलाई और अगस्त में, क्या देखो, हमारी संविधान सभा के जो जुलाई और अगस्त में चुनाव हुए, जो कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रिजर्व थी, और वो सीट जो रिजर्व थी वो कैसे थी? मुस्लिम, सिख और जर्नल थे। और ये जो चुनाव हुए ये किसके कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुए? तो इसमें जो कुल सदस्य चुनकर आए हमारे, कितने आए? 389 सदस्य चुनकर आए। और इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग सीटें मिली। जैसे सबसे अधिक सीटें किसको मिली थी? मुस्लिम लीग को मिली थी 208 सीटें। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली थी? कांग्रेस है ये, देखो, कांग्रेस को सीटें मिली थी 208 बेटा। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। अदर्स जो है 15 सीट मिली। प्रिंसली स्टेट से 93 सीटें आई, जो कि यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है? कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली, अन्य लोगों को 15 सीटें मिली, और 93 सीट जो है वो कहाँ से आई? देसी रियासतों से चुनकर आई थी। अब है कि संविधान सभा में चुनाव हो गए और 389 मेंबर चुनकर आ गए। क्या? संविधान सभा के चुनाव हो गए, 389 मेंबर चुनकर आ गए, जिसमें 208 सीटें किसको मिली? जिसमें 208 सीटें आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, कुल मिलाकर। और जिसमें कि 292 लोग कहाँ से आए? 292 ब्रिटिश प्रांतों से आए, 93 लोग कहाँ से आए? 93 कहाँ से आए? देसी रियासत प्रिंसली स्टेट से आए, और 4 जो है चीफ कमिश्नरी से आए। ऐसे कुल मिला के 389 लोग चुनकर आ गए और आकर भारत की एक संविधान सभा बैठ गई। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक हो रही है वो हमारी कब हो रही है बेटा? 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। ये याद रखने वाली बात है, ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो हो रही है 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, फर्स्ट मीटिंग हो रही है। इसमें 211 मेंबरों ने क्या किया? अटेंड किया है अपना। इसमें से देखो 389 में से 211 मेंबर आए। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बायकॉट कर दिया, समझे? 211 सदस्यों ने भाग लिया और बाकी मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें से क्या कर दिया? बायकॉट कर दिया। इसलिए केवल 211 ही लोग इसमें आए, क्योंकि यहाँ तक आते आते मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी थी और डायरेक्ट एक्शन कर दी थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसलिए मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अलग पाकिस्तान दो, हम अपना संविधान अलग बनाएंगे और अपनी संविधान सभा अलग बनाएंगे। तो मुस्लिम लीग ने जो हमारी संविधान सभा चुनी 389 की, उसमें से अपनी अलग संविधान सभा बना ली। पाकिस्तान के लिए मांग कर रहे हैं, इसलिए 211 सदस्य यहाँ के बैठे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आ गया, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। और ये संविधान सभा के, याद रखना बेटा ये वाली बात, संविधान, इस जो बोल रहा हूं हर एक बात याद रखनी है आपको। संविधान सभा के सबसे उम्र दराज, उम्र दराज का मतलब सबसे वयोवृद्ध नेता थे ये संविधान सभा के हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में जो बैठक हो रही है वो कब हो रही है? 11 दिसंबर 1946 को हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। एस सी मुखर्जी और बीटी केसर चौहान को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए, ये वाला भी याद रख लेना, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद ये विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। जो मुख्य चीजें याद रखनी है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, जो कि संविधान सभा के सबसे उम्रदराज नेता थे, सबसे एज में सबसे बड़े थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब है कि अगली बैठक जो हो रही है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, अगली बैठक जो हुई वो कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई। और 13 दिसंबर 1946 की डेट हमें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस जो है इंट्रोड्यूस किए गए इन द असेंबली। इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को
विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं और उद्देश्य संकल्प भी बोलते हैं इसको, लेकिन आप लोग याद रखना हिंदी वाले, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया, पारित नहीं प्रस्तुत, देखो हिंदी टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, प्रस्तुत किया गया। इसने इसमें क्या था, इसमें इसमें संविधान के मूल सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित किया गया था। इसमें संविधान के मूल दर्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखे संविधान सभा के सामने। अब सवाल है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे वह प्रस्ताव थे जो के आधार पर जो है पूरा संविधान हमारा तैयार होना था, और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो हमारी प्रस्तावना का क्या बने, आधार बने। और बाद में 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है अडॉप्ट कर लिए गए संविधान सभा द्वारा, मतलब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा, संविधान विधानसभा नहीं, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, देख लो एक चीज और यहां समझ लो, कुछ तारीख आपको याद रखनी है, 9, 11 और 13। 9 दिसंबर, देखो ये सवाल आपका आया था, मुझे लग रहा है 67 या 68 बीपीएससी में सवाल आया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को, 9 सितंबर को। तो बहुत बेसिक से सवाल आपकी बीपीएससी में जो है वो आते हैं, बहुत बेसिक सवाल आते हैं। अगर आपने पॉलिटी को बेटा ठीक से पढ़ लिया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर इसको ठीक से पढ़ लिया आपने, तो आपके बीपीएससी में सवाल गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो 3 तारीख याद रख लो, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 389 में से 211 सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया था। और बाद में इसी यही 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो संविधान सभा के सबसे बड़े वयोवृद्ध नेता थे, इसलिए बना दिया गया। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। 13 दिसंबर को क्या हो रहा है, 13 दिसंबर 1946 को क्या हो रहा है, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, संविधान सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, कि उद्देश्य प्रस्ताव ये बता रहे थे कि भारत का संविधान का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कैसी होनी चाहिए। बाद में नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को जो है वो स्वीकार कर लिया संविधान सभा ने। तो 9, 11, 13 और 22, 9, 11, 13 दिसंबर और 22 जनवरी अगले साल की, ये डेट आपको याद होनी ही चाहिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है बेटा, 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, और अंतिम बैठक कब हो रही है, अंतिम बैठक हो रही है आपकी 24 जनवरी 1950 को। ये फैक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट भी आपको क्या है बेटा, याद रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, और लास्ट मीटिंग जो हो रही है वो 24 जनवरी 1950 को हो रही है। देखो अभी उसने ये पूछा है कि बीपीएससी ने क्या पूछा है कि पहली मीटिंग कब हुई, ये आपसे पूछ लिया गया। जहां तक मुझे याद आ रहा है 67 या 67 में ही पूछा था, मुझे ठीक से याद है, कहाँ पूछा था, 67 जो आपका बीपीएससी हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था, शायद 68 में नहीं पूछा गया है, इसमें से किसी एक में पूछा गया था। आप लोग एक बार जाके देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से मुझे याद है। ठीक है, लास्ट अभी ये पूछ लिया आपसे, अब कभी पूछ लेगा कि 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग कब हुई थी, तो याद रखना पड़ेगा आपको। मई 1949 में हमने क्या किया, मई 1949 में हमने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि कर दी, हम राष्ट्रमंडल के बन गए। बाद में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया हमने। जुलाई 22 1947 अडेप्टेड कर लिया नेशनल फ्लैग, ये भी सवाल खूब आता है आपका। और जनवरी 1950 को अडेप्टेड नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपनाया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या बन गए, पहले राष्ट्रपति चुने गए। तो ये तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी। 9 दिसंबर तो हमने पहले चर्चा कर ली। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हो रहा है, देखो 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना जा रहा है, राष्ट्रगान भी स्वीकार कर रहे हैं, और राष्ट्र ध्वज भी, राष्ट्रगीत भी स्वीकार कर रहे हैं। 24 जनवरी को इतनी चीजें हो रही हैं। ठीक है, और 22 जुलाई 19 को इसको जो है वो राष्ट्रीय ध्वज आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वाली स्लाइड जो है आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। इस स्लाइड को आपको ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा, इस स्लाइड को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली स्लाइड को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और इसका देखो, इसका पीडीएफ जो है वो हम आपको भेज देते हैं आपके ग्रुप में। ठीक है, आपके ग्रुप में इसको तो हम भेज ही दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो कि हमें संविधान बनाने में कितना समय लगा, हमारे संविधान के 11 सेशन हुए, और 11 सेशन कितने में हुए, 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 दिन लगे हमें, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। पूरे सेशन कितने हुए हमारे, 11 हुए।
और यह 26 जनवरी 1950 से 51-52 में पहले आम चुनाव के बाद नई संसद गठन तक भारत की। यहाँ मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा ने जो है, जब तक हमारे जनरल इलेक्शन नहीं हुए तब तक हमारी संविधान सभा जो है वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। सर B.N. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे और H.B.R. अयंगर सचिव थे हमारे। ये वाली भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमारी संविधान सभा के बी एन राव याद रखना, B.N. राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और H.V.R. अयंगर जो थे वो हमारे संविधान सभा के क्या थे, सचिव थे। अब है कि हमारे संविधान सभा की कुछ समितियां थी, हमारे संविधान सभा की कुछ समितियां थी, तो समितियां भी आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और देखो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये चीजें बहुत आसान है, इनको आसानी से समझा जा सकता है, ये समझना उतना मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं आप? समझना उतना मुश्किल नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा। अब है कि संविधान सभा के हमारे चुनाव हो गए, बैठक हो गई, संविधान सभा ने कब क्या अपनाया वो पढ़ लिया। अब है कि हमारी संविधान सभा काम कैसे करती थी, कार्य कैसे करती थी, कार्य कैसे करती थी। तो हमारी संविधान सभा का काम करने का तरीका जो था वो समितियों के माध्यम से काम करती थी। अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ लिया जाए कि हमारी संविधान सभा कैसे काम करती थी, तो हम कहेंगे कि हमारी संविधान सभा जो है वो समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो वो कौन कौन सी समितियां थीं जिन समितियों के माध्यम से हमारी संविधान सभा कार्य करती थी, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी समितियां थीं हमारी, जिनसे हमारी संविधान सभा कार्य करती थी। देखो कुछ समितियां देख लो, जैसे संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी हमारी, प्रक्रिया समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलो, यूनियन पावर्स कमेटी, संघ शक्तियां समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संघ संविधान शक्ति, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन यूनियन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता होगा, ठीक है, मसौदा समिति डॉक्टर अंबेडकर थे। और ये 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके कितने सदस्य थे बेटा, 7 सदस्य थे पंडित, उनके साथ साथ 7 सदस्य थे, ये याद रखना है। प्रांतीय प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, तो ये समितियां थी। और भी देख लो बहुत सारी समिति, ये समिति बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी वाली, ये वाली ऊपर वाली जो बताई पहले वो भी थी, ये वाली भी जरूरी है, लेकिन ये समिति बहुत जरूरी है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। ये समिति तो लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना बच्चों, ये समिति बैठा लेना। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल थे। और सरदार पटेल की जो ये समिति थी, ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इस समिति की 5 उप समितियां थी। कितनी उप समितियां थी, 5 उप समितियां थी। अगर आपको पांचों याद नहीं रखना है तो आपको दो तो याद रखना ही पड़ेगा, ये वाला और ये वाला आपको याद रखना ही पड़ेगा। इस बड़ी वाली समिति के कौन थे, 5 उप समितियां थी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, JB कृपलानी अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों पर उप समिति, JB कृपलानी। और माइनॉरिटी सब कमेटी, अल्पसंख्यकों पर उप समिति, HC मुखर्जी मुखर्जी मुखर्जी, ठीक है, HC मुखर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इन 3 समितियों को भी याद रखें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना याद रख लें कि ये जो कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके अध्यक्ष पटेल थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसकी 5 उपसमितियां थी और इसमें से 2 याद रख लोगे तो भी आपके लिए इनफ है। बाकी आपको तो ये लिख दिया है, मन करे तो आप पढ़ लेना। अब है कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, ये तो वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट स्टेट है, लिखित संविधान है, हमारा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी राज्य है, दुनिया के विभिन्न से हमने लिया है, लचीलेपन, ये तो हमने लगभग पहले पढ़ लिया था हमने बेटा, ठीक है। तो देखिए ये संविधान सभा हमने पढ़ लिया, अगर आपका मन करे तो इसको पढ़ लेना। हमने संविधान सभा जो है वो पढ़ ली है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लो कि संविधान सभा में हमने काफी डिटेल डिस्कशन कर लिया है और इसमें हमने देखा कि संविधान सभा की प्रमुख घटनाएं कैसे हो रही हैं, 1940 में क्यों अगस्त प्रस्ताव आ रहा है, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, उसके आधार पर हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसमें ये सदस्य थे।
और 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी हमने पढ़ लिया। कहा कि 24 जनवरी को जो है, 24 जनवरी को हमारी आखिरी बैठक हो रही है ये, और आखिरी बैठक में क्या क्या हुआ ये भी हमने पढ़ लिया है ठीक से। और कहा कि हमारी संविधान सभा समितियों के माध्यम से काम करती थी। ठीक है बेटा, तो ये हमने संविधान सभा को ठीक से पढ़ लिया है। और अब संविधान सभा के बाद हम आगे और बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम देखेंगे कि हमारे संविधान के वो कौन कौन से एरिया हैं जो बीपीएससी में आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको लग रहा है चीज़ें अच्छी हैं, तो वही करिए, लाइक करिए इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। और आपको हम तैयारी कराएंगे, ये हमारी गारंटी है कि आपका प्रीलिम्स निकले। बस हमारे वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, उनको समझिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।